Assalamu alaikum. Welcome to my English channel. I'm Zulfikar Haider, and this is the first of a series of 3 videos I prepared to help you revise complete O-Level English 1123 syllabus. This video is about Paper 1, Section 1 Directed Writing Task, और इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं होती. देयर इज नो चॉइस फॉर यू. एक ही क्वेश्चन आएगा और हो सकता है वो लेटर हो, रिपोर्ट हो, आर्टिकल या स्पीच हो, और इनको प्रिपेयर करना बहुत आसान है. मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि 75% चीज़ें एक जैसी हैं और वो पैराग्राफिंग है. अगर आपको पैराग्राफिंग करना आती है तो आपके लिए दुनिया की किसी भी फॉर्म ऑफ राइटिंग अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं है. अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में पैराग्राफिंग पर जोर नहीं देते, लेकिन मैं अपने बच्चों को बहुत प्रैक्टिस कराता हूँ पैराग्राफिंग की, और मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी जो कुछ घंटे रह गए हैं, कुछ दिन रह गए हैं, आप पैराग्राफिंग को प्रैक्टिस करें और इस वीडियो में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह फॉलो करें. पैराग्राफिंग के लिए जरूरी है कि आप एक अच्छी आउटलाइन बनाएं, और सेक्शन 1 में आपको बड़ी आउटलाइन बनाने की जरूरत नहीं है. यू हैव ऑलरेडी गॉट 3 कंटेंट पॉइंट्स इन द क्वेश्चन. जो भी फॉर्म ऑफ राइटिंग हो, लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल, स्पीच, तो आपके पास 3 कंटेंट पॉइंट्स होंगे. आप कोशिश करें कोई 4th पॉइंट ना बनाएं, और इन 3 कंटेंट पॉइंट्स को सब पॉइंट्स में मजीद डिटेल्ड करें, और हर कंटेंट पॉइंट पर 1 या 2 पैराग्राफ बनाने की कोशिश करें. जहां भी कंटेंट पॉइंट, एक कंटेंट पॉइंट के बीच में एंड लिखा हुआ हो, तो कोशिश करें उनको 2 पैराग्राफ्स में कन्वर्ट करें. तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, आइडेंटिफाई करें उसमें कीवर्ड्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं, उनके मुताबिक आउटलाइन बनाएं, कंटेंट पॉइंट्स को देखें, एक अच्छी आउटलाइन बनाएं, और राइटिंग करते वक्त कोशिश करें कि आप अपने पैराग्राफ्स को कोहेरेंट, ऑर्गेनाइज्ड बनाएं, और अपनी राइटिंग को पैराग्राफ में कन्वर्ट करते हुए ये देखें कि तमाम पैराग्राफ्स एक प्रॉपर ऑर्डर में हैं या नहीं. इसके लिए जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूं, अच्छी प्लानिंग. तो आपके पास 30 मिनट्स होंगे, और 30 मिनट्स में से आप कोशिश करें 5 to 10 मिनट्स प्लानिंग के लिए रखें, एक अच्छी आउटलाइन बना लें. 20 to 25 मिनट्स ये काफ़ी टाइम होता है 200 to 300 वर्ड्स लिखने के लिए. 200 वर्ड लिमिट एवरेज स्टूडेंट्स के लिए है, जबकि 300 वर्ड लिमिट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स के लिए है. आखिर मैं ये बात बताना चाहूंगा कि दिस वीडियो इज फॉर ऑल दोज हु वांट टू गेट A star or even distinction, and those who are still struggling to understand some forms या to complete their syllabus. तो ये सबके लिए है. मैंने कोशिश की है इस वीडियो को आसान बनाने की, इसलिए मुझे बाज़ बात बहुत आहिस्ता बोलना पड़ा है, और आमतौर पे हम तो क्लास में वी यूज़ इंग्लिश, लेकिन यहाँ मुझे उर्दू पे बहुत स्ट्रेस देना पड़ा है ताकि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको ये वीडियो समझने में और उसको फॉलो करने में आसानी हो. सो बेस्ट ऑफ लक, and before you start your video, do subscribe this channel. So dear students, now you are right in front of your paper 1 format, layout, syllabus, और इसमें आप देख सकते हैं कि there are 2 parts. section 1 is direct writing and section 2 is composition. अभी हमारा जो टॉपिक है वो पेपर 1 सेक्शन 1 है, तो फॉर द टाइम बीइंग हम सेक्शन 2 को यहाँ से रिमूव कर देते हैं. तो नाउ यू कैन सी सेक्शन 1 हैज़ 4 topics to prepare, 4 forms to prepare, 4 text types to prepare: letter, report, speech, school magazine, article. There's no choice. और अक्सर स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या किया जाए. हम थोड़ा बहुत अपना गैस बताते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी एडवाइस ये होती है जो कैम्ब्रिज भी हमें देता है कि आप बच्चों को चारों के लिए तैयार करें. और लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कहने के तो ये 4 हैं, लेकिन एक्चुअली इनका 75% मेथड टू अटेम्प्ट सेम है. इनका जो तरीका अटेम्प्ट करने का वो सेम है, और जो कंटेंट है उसको प्रिपेयर करने का तरीका 75% to 80% सेम है. और वो ये है कि दैट इज़ पैराग्राफिंग, कि आपने पैराग्राफ्स बनाने हैं जो कंटेंट पॉइंट से रिलेटेड हो और रेलेवेंट हो. तो वो अभी हम बाद में देखेंगे. इसकी वर्ड लिमिट 200 to 300 वर्ड्स होती है,
और हम स्ट्रिक्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि ट्राई टू राइट around 300 words, around 300 words, 200 words. This word limit is for average students, weak students. और आपने जो क्वेश्चन के मुताबिक लिखना है तो उसके लिए 300 वर्ड्स या 290 वर्ड्स, 280 वर्ड्स, 310 वर्ड्स भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैम्ब्रिज का रूल है सेल्फ पेनल्टी रूल। सेल्फ पेनल्टी रूल यानी अगर आप वर्ड लिमिट क्रॉस करते हैं, जैसे 320 330 भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इफ़ यू हैव गुड इंग्लिश और आपकी लैंग्वेज में मिस्टेक्स नहीं है तो देयर इज़ नो इशू। लेकिन अगर आपने 330 वर्ड्स 320 वर्ड्स लिखे हैं और आपकी लैंग्वेज में बहुत मिस्टेक्स हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे, आप खुद अपने आप को पनिश करेंगे। तो इसको कहते हैं सेल्फ पेनल्टी रूल। तो कोशिश करें कि अराउंड 300 वर्ड्स लिखें और 300 वर्ड्स में जो कंटेंट पॉइंट्स हों, जो क्वेश्चन हों, उसके मुताबिक तमाम पॉइंट्स को प्रॉपर्ली एलैबोरेट करें। टोटल टाइम जो इसके लिए हम सजेस्ट करते हैं वो 30 मिनट्स हैं और 1 आवर रखते हैं सेक्शन 2 कंपोजिशन के लिए। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और ये देखें, ये आपका सैम्पल पेपर है। आपको एग्ज़ाम में इंशाल्लाह ताला अक्टूबर नवंबर में जो पेपर होने वाला है इसी तरह का पेपर आएगा। आपने काफ़ी बार ये पेपर, इस टाइप का पेपर अटैम्प्ट किया होगा। और सेक्शन 1 डायरेक्टेड राइटिंग में आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्टेड राइटिंग। इसमें डायरेक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो इसके 2 पार्ट्स हैं, एक तो कंटेंट पॉइंट्स, 3 कंटेंट पॉइंट्स आर देयर, और फिर इसके अलावा कंटेंट पॉइंट से ऊपर और नीचे आपको इंस्ट्रक्शंस नज़र आएंगी। तो इंस्ट्रक्शंस को कैम्ब्रिज की टर्म में हम रूब्रिक भी कहते हैं, RUBRIC। तो रूब्रिक हमें बताता है कि ये फॉर्म कौन सी है, यहाँ इस केस में लेटर है, किसको लिखनी है, ऑडियंस कौन है, इस केस में पुलिस है, और किस टॉपिक पे लिखनी है, पर्पस ऑफ राइटिंग क्या है, वो आप देख सकते हैं, टू रिपोर्ट द रॉबरी। और इन तीनों चीज़ों के साथ एक जो चीज़ सबसे पहले आपने नोट करनी है वो है सिचुएशन। यू रिटर्न टू योर हाउस वन डे टू फाइंड इट हैज़ बीन ब्रोकन एंड मैनी ऑफ योर पोजेशंस हैव बीन स्टोलन। ये सिचुएशन है। तो हर क्वेश्चन में सिचुएशन होती है, फॉर्म होती है, ऑडियंस होती है और रिपोर्ट होती है, और उसके मुताबिक आपने कंटेंट पॉइंट्स पे इनको एलैबोरेट करना है। 3 कंटेंट पॉइंट्स होते हैं और हम स्टूडेंट्स से कहते हैं कि कोई 4th और 5th बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप कोई ऐसा कंटेंट पॉइंट बना सकते हैं जो रेलेवेंट हो तो आप बनाएं, वरना इन्हीं 3 कंटेंट पॉइंट्स को सब पॉइंट्स बनाकर एलैबोरेट करें। वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। और नीचे आप देख सकते हैं कवर 3 पॉइंट्स इन डिटेल। ये डिटेल का वर्ड बोल्ड किया हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि सिर्फ आपने एक लाइन लिख दी है, एग्जाम्पल्स देख के, एविडेंस देख के, सपोर्टिंग डिटेल देख के उसको डेवलप करना, बढ़ाना है। स्टार्ट योर लेटर डियर सर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर सर नहीं लिखना, डियर मिस्टर नहीं लिखना, कोई नेम नहीं लिखना, डियर पुलिस नहीं लिखना। जो कहा गया है उसी से फॉलो करना है और उसी के मुताबिक अपनी लैंग्वेज को, रजिस्टर्ड टोन को प्लान करना है। ओके, एंड अभी आपके सामने मार्क्स स्कीम है और मार्क्स स्कीम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू एंड फॉर द एग्जामिनर्स। एग्जामिनर्स इसी के मुताबिक आपको मार्क्स देते हैं, ग्रेड्स देते हैं, इसीलिए आपने भी अपना पेपर इस मार्क्स को सामने रखते हुए करना है। सेक्शन 1 में 15 मार्क्स ऑफ टास्क फुलफिलमेंट, जिसमें देखा जाता है कि क्या आपने जो पेपर अटेंड किया है वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है। वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्पस, यानी जो आपको पता हो कि किस मकसद के ख़त लिखना है और क्यों लिखना है, वो सारा, और वो इसीलिए होता है जब आप कंटेंट पॉइंट्स के मुताबिक लिखते हैं। क्लियर अवेयरनेस ऑफ द स्पेसिफाइड सिचुएशन एंड ऑडियंस, सिचुएशन की समझ हो जिसको रख रहे हैं, ख़ताब, लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल जो भी लिख रहे हैं, आपको ऑडियंस का पता हो और उसी के मुताबिक आपने आगे आप नीचे देख सकते हैं टोन एंड रजिस्टर एंटायरली अप्रोप्रिएट। इसी के मुताबिक आपने टोन और रजिस्टर यूज़ करनी है ऑडियंस के मुताबिक। टेक्स्ट टाइप एंटायरली अप्रोप्रिएट, आपको फॉर्म का पता हो, टेक्स्ट टाइप मीन्स फॉर्म, यानी अगर लेटर है तो लेटर स्टार्ट कैसे करते हैं, डेवलप कैसे करते हैं, एंड कैसे करते हैं। अगर स्कूल मैगजीन आर्टिकल है तो कैसे एंड स्टार्ट करते हैं, हेडिंग दे के, किस तरह स्टार्टिंग करते हैं, किस तरह डेवलप करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ऑल रिक्वायर्ड पॉइंट्स डेवलप इन डिटेल, जो 3 कंटेंट पॉइंट्स हैं वो प्रॉपरली पैराग्राफ्ड फॉर्म में बनाए हों
और उनमें एग्जांपल्स दिए हों प्रॉपर अपने आर्ग्यूमेंट को, अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए, प्रूव करने के लिए। एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, आखिर में देखते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। वेल ऑर्गेनाइज्ड मीन्स कि आपने इनको प्रॉपर प्लान करना है। ये नहीं कि जो लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पहले लिख देना है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बाद में लिख रही हैं। आपने सारे प्लानिंग में देखना है और आमतौर पे जो कंटेंट पॉइंट्स 3 दिए गए थे उसको फॉलो किया जाता है। लेकिन वेरी रेयरली बाज़ औक़ात जो थर्ड पॉइंट होता है उसको आप सेकंड भी ला सकते हैं। और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किस ऑर्डर में, प्लान में अपनी पैराग्राफिंग कर रहे हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन वेल यूज टू जस्टिफाई पर्सनल ओपिनियन इंटरप्रिटेशन, आपने क्वेश्चन को समझा कैसे है और उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपना क्या व्यू देते हैं, क्या ओपिनियन देते हैं और अपने ओपिनियन को प्रूव करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। टोन एंड रजिस्टर एंटायरली अप्रोप्रिएट, ये हम ऑडियंस में देख सके हैं कि अपनी ऑडियंस के मुताबिक अगर आपने फ्रेंड्स को लेटर लिखना है तो फिर आपकी टोन चैटी, इनफॉर्मल, फ्रेंडली हो सकती है। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो इनफॉर्मल टोन नहीं होनी, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल और फॉर्मल टोन आप यूज़ करेंगे। लैंग्वेज में हाईली एक्यूरेट राइटिंग अपार्ट फ्रॉम ओकेजनल स्लिप्स, कभी कभार वो गलती हो सकती है छोटी मोटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने ब्यूटीफुल का वर्ड 2 बार यूज़ किया या 3 बार यूज़ किया तो 2-3 बार तो सही यूज़ किया, लेकिन एक आध बार ब्यूटीफुल में आखिर में डबल एल लगा दिए, BEAUTIFULL, तो उसे हम स्लिप कहेंगे। और इसे हम कह सकते हैं गलती से गलती होना, अ मिस्टेक मेड बाय मिस्टेक। तो ये चल जाती हैं कभी कभार, छोटी मोटी मिस्टेक चल जाती हैं, वो कैम्ब्रिज इतना माइंड नहीं करता। लेकिन जो 2 मिस्टेक्स आपने नहीं करनी ग्रामर की, वो हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस एंड सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। अगर लेटर में, रिपोर्ट में, आर्टिकल में या स्पीच में किसी पास्ट इवेंट के बारे में बात की है तो वो उसके में पास्ट वर्ड्स यूज़ करने हैं, सेकंड फॉर्म, हैड, डिड, कुड, वुड। उसमें आप ये नहीं कहना लास्ट वीक एन इवेंट इज हेल्ड, एन इवेंट वॉज हेल्ड, इट वॉज अ मेमोरेबल इवेंट, इट इज़ अ मेमोरेबल इवेंट नहीं। तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का बड़ा ख्याल करना है। और फिर सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, माई फादर हैज़, माई फादर हैव नहीं कहना, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज़, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर नहीं कहना। तो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट यानी किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगना है, और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में टीचर्स पंक्चुएशन पे फोकस नहीं करते, तो पंक्चुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली कैपिटलाइजेशन, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, टर्मिनेशन मार्क, फुल स्टॉप्स कहाँ लगाना है, कॉमास, ये क्वेश्चन मार्क्स कहाँ लगाने हैं। और फिर जो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट होता है वो कॉमा स्प्लाइस, रन ऑन सेंटेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कॉमर्स को अननेसेसरीली यूज़ नहीं करना। स्पेशली आपने कॉमा स्प्लाइस को अवॉइड करना है आफ्टर कैपिटलाइजेशन। और डू नॉट यूज़ कॉमा इन प्लेस ऑफ फुल स्टॉप्स, कंजंक्शंस और सेमीकोलन्स। फॉर एग्जांपल अगर सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड फॉर द एग्जाम्स, ही सक्सीडेड, तो अगर इनके बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होगा तो फिर ये रन ऑन सेंटेंस हो जाएगा। और अगर यहाँ कॉमा लगा देंगे बीच में, ही वर्कड हार्ड फॉर द एग्जाम्स, कॉमा ही सक्सीडेड, तो ये कॉमा स्प्लाइस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। तो यहाँ पे आप कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ही वर्कड हार्ड फॉर द एग्जाम्स एंड ही सक्सीडेड, या फिर यहाँ सेमीकोलन आ सकता है जो कि लिंक करता है टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, ही वर्कड हार्ड फॉर द एग्जाम्स, सेमीकोलन, ही सक्सीडेड। तो इसके बाद आखिरी पॉइंट है पैराग्राफ्स हैव यूनिटी एंड आर लिंक्ड एंड शो एविडेंस ऑफ प्लानिंग। और इसका मतलब ये है कि आपके काम में कोहेरेंस हो, तमाम पैराग्राफ्स एक ही मेन टॉपिक की तरफ पॉइंट कर रहे हों जो कि पर्पस ऑफ राइटिंग हो, और फिर उनको प्रॉपरली अरेंज किया गया हो कि एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ को जगह दे रहा हो। अगर आप का सेकंड पैराग्राफ लग रहा हो कि वो फर्स्ट पैराग्राफ से लिंक्ड है पहले,
और उसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ है वो सेकंड पैराग्राफ से लिंक्ड है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि यू शुड मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग आउटलाइन। और इसलिए आमतौर पर कहते हैं कि जो कंटेंट पॉइंट्स होते हैं सेक्शन 1 में डायरेक्ट राइटिंग टास्क में, उसके ऑर्डर को चेंज नहीं करना चाहिए। ओके, अभी आप देख लें कि लेट्स मेक इट प्रैक्टिकल। अब आपके सामने एग्ज़ाम का ये पेपर आ गया है और आपने एग्ज़ाम में कोशिश करनी है कि इसको इस तरह सर्कल किया जाए। यहाँ तो ये कलर्ड हाइलाइट्स और ये साथ शेप से आपको कुछ क्लियर होगा। ये आप देख रहे हैं FAP, फॉर्म ऑडियंस पर्पस। इस क्वेश्चन में फॉर्म लेटर है, येलो हाईलाइटेड है, और नीचे जो ये लाइन हाईलाइटेड है येलो कलर की, ये बता रही है कि इसको स्टार्ट कैसे करते हैं और एंड कैसे करेंगे आप। जैसे आप डियर सर सैल्यूटेशन है और वैलिडिक्शन से एंड करेंगे, योर्स फेथफुली, और आखिर में फुल नेम जो कि एक्ट करेगा एज योर सिग्नेचर। पुलिस ऑडियंस है और ऑडियंस बता रहा है कि ये फॉर्मल लेटर है, और पर्पस भी बता रहा है कि ये फॉर्मल लेटर है। तो आपने जो लैंग्वेज यूज़ करनी है वो फॉर्मल यूज़ करनी है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म्स और इनफॉर्मल वोकेबुलरी नहीं होनी चाहिए या वर्ड्स नहीं होने चाहिए, और इट शुड बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। ये ब्लैक से आप देख रहे हैं जो हाईलाइट किया गया है, ये पर्पस को शो कर रहे हैं। तो पर्पस को, और अगर टास्क फुलफिलमेंट को आपने पूरा करना है, सो यू नीड टू रिस्पॉन्ड टू द 3 कंटेंट पॉइंट्स वेरी केयरफुली एंड स्ट्रांगली। और मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर व्हेन एंड वेयर, व्हेन और वेयर के अलावा जो डिटेल मांगी जाती है उनको आप लिस्ट ऑफ 3 में कन्वर्ट करके एटलीस्ट 3 पॉइंट्स और उनकी 3 रीजंस दे सकते हैं, 3 एविडेंसेस दे सकते हैं, 3 डिटेल्स दे सकते हैं। अक्सर बच्चे हमसे पूछते हैं स्टूडेंट्स कि हाउ कैन वी कन्वर्ट 1 पॉइंट इनटू 70 वर्ड 60 वर्ड पैराग्राफ। तो हम उन्हें कहते हैं कि यूज़ लिस्ट ऑफ 3 आइडियाज़। सोचें आपने कौन सी एविडेंसेस देनी है, उनको प्लान कर लें क्वेश्चन पेपर पर ही पेंसिल से, और ताकि आपको लिखते हुए सोचना ना पड़े। तो FAP इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर प्लानिंग, और इसके मुताबिक आपने फिर पैराग्राफिंग करनी है कि यूजुअली 5 पैराग्राफ्स लेटर्स, रिपोर्ट्स और स्कूल मैगजीन आर्टिकल्स में होने चाहिए मिनिमम। फर्स्ट इज़ कॉल्ड इंट्रोडक्शन, लास्ट इज़ कॉल्ड कंक्लूजन, और बीच में 3 कंटेंट पॉइंट्स के लिए 3 बॉडी पैराग्राफ्स। लेकिन आप अगर समझते हैं कि बाज़ दफ़ा एक कंटेंट पॉइंट इज़ टू हैवी, तो आप उसको 2 पैराग्राफ्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरह ये लास्ट पॉइंट है, एनी क्लूज यू हैव नोटिस्ड एंड हाउ यू थिंक द पुलिस माइट बी एबल टू कैच द थीव्स, तो आप इसको भी 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब हम बारी बारी देखते हैं तमाम फॉर्म्स को, लेटर को। एक बात और ये कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं जल्दी से स्क्रॉल करूँगा ताकि हम अब टॉपिक को ख़त्म कर सकें। आपके एग्ज़ाम्स भी करीब हैं, यू कांट स्पेंड मच टाइम ऑन वन थिंग। तो आप वीडियो को बाद में पॉज करके इन डिटेल इसको पढ़ सकते हैं। लेटर का फॉर्मेट बहुत क्लियर है, सैल्यूटेशन स्टार्ट होता है, और लेटर का पर्पस आपको मालूम होना चाहिए कि इट्स अ मैसेज, ठीक है। और इसकी 2 टाइप्स होती हैं, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू पीपल इन अथॉरिटी और एंड इट्स इन फॉर प्रोफेशनल पर्पसेस और ऑफिशियल पर्पसेस। और इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जॉब एप्लीकेशन लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, कंप्लेंट लेटर्स। एंड इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और पीपल वी नो वेल, अक्वेंटेंसेस। तो इसमें जो डिफरेंस होता है वो टोन का भी होता है। फॉर्मल लेटर की टोन पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल होती है, एंड इनफॉर्मल लेटर्स की टोन फ्रेंडली, कन्वर्सेशनल, चैटी और इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल लेटर में आप देख सकते हैं सैल्यूटेशन डियर सर या डियर मिस्टर आमिर, फुल नेम भी लिख सकते हैं डियर मिस्टर आमिर अली। फिर और एंड में आप कंक्लूड करते हैं योर सिंसियरली और योर्स फेथफुली, और उसके बाद योर फुल नेम एज सिग्नेचर। अक्सर बच्चे
बड़े ट्विस्ट करके नाम को लिखते हैं। तो कैम्ब्रिज कहता है कि भाई इतने साइन ना करो, अपना फुल नेम लिख दो, दैट इज़ ऑल्सो योर सिग्नेचर। वैसे तो ट्रेडिशन ये है कि आफ्टर योर सिंसियरली यू राइट योर यू गिव यू सिग्नेचर एंड देन योर फुल नेम, लेकिन आप यहाँ आपको सिग्नेचर बनाने की ज़रूरत कोई नहीं है। योर सिंसियरली लिखें और उसके बाद योर फुल नेम, या योर्स फेथफुली उसके बाद फुल नेम। अगर सैल्यूटेशन में आपने डियर सर या डियर मैडम लिखा है, यहाँ जिस तरह यहाँ डियर सर्स लिखा है, तो प्रेफर करें कि आप वैलिडिक्शन में योर्स फेथफुली लिखें, जो कि एक ट्रेडिशन भी है। और अगर आपने डियर मिस्टर आमिर, डियर मिस सारा फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ मेंशन किया है रिसिपिएंट के तौर पर, तो एंड पे आप इसको योर सिंसियरली पे एंड करें और उसके बाद योर फुल नेम। बीच में कम से कम 3 बॉडी पैराग्राफ्स हों, और फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में फर्स्ट कंटेंट पॉइंट, सेकंड में सेकंड कंटेंट पॉइंट, थर्ड में थर्ड कंटेंट पॉइंट। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन योर फॉर्मल लेटर यू डू नॉट गिव ग्रीटिंग्स। आप रिसिपिएंट को, जिसको लेटर लिख रहे हैं, ऑडियंस को, इस दिस केस पुलिस है, आप ये नहीं लिखेंगे आई होप यू आर फाइन या आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। डायरेक्ट स्टार्ट विद द पर्पज ऑफ राइटिंग, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू। तो और इसी तरह एंड पे जो पैराग्राफ होता है, क्लोजिंग पैराग्राफ, हम इसे आमतौर पर कहते हैं होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस और फेयर्स। आपने इसमें होप्स अपनी एक्सटेंड करनी है, कि एक्सप्रेस करनी है कि आई होप माई रिक्वेस्ट विल बी कंसिडर्ड, आई होप एन एक्शन विल बी टेकन, आई एम अफ्रेड इफ दिस थिंग इज़ नॉट डन दैट थिंग कैन हैपन। वो सारा कुछ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। फॉर्मल लेटर का सैम्पल आपको सामने है, और in all the direct writing task questions, the format is the same in the question. You have the rubric and you have 3 content points. तो उनके मुताबिक ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन को आप गौर से पढ़ लें, पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ें, और उसके बाद आप इसको स्क्रॉल आगे देखेंगे तो आप यहाँ भी पॉज कर सकते हैं, और आप नोट करेंगे मैंने आपके लिए इनको कलर से हाईलाइट करके डिफ्रेंशिएट किया है, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट पॉइंट्स। तो येलो से फर्स्ट कंटेंट पॉइंट, ब्लू से सेकंड कंटेंट पॉइंट, और थर्ड से ग्रीन कंटेंट पॉइंट को हाईलाइट किया गया। एंड इसमें आप देख सकते हैं किस तरह डिटेल और एग्जांपल्स दी गई हैं। अगर इंफॉर्मेशन दी गई है वैल्यूएबल आइटम्स के बारे में, तो देखें 55 इंच सैमसंग LG TV, अ मैकबुक प्रो लैपटॉप, a citizen wristwatch with a black leather strap, a silver necklace with heart-shaped pendant, a jewelry box containing various pieces of valuable jewelry। और इसी तरह अगर क्लूज़ देने हैं पुलिस को, तो वो भी आप ग्रीन पैराग्राफ्स में देख सकते हैं नीचे क्लूज़, और किस तरह पुलिस को हेल्प किया जा सकता है। तो दिस वे यू विल गिव डिटेल्स, एविडेंसेस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स फॉर योर कंटेंट पॉइंट्स। इसमें आपने एक चीज़ बस गौर करनी है कि द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एंड द कंक्लूडिंग पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ डायरेक्टेड राइटिंग टास्क में जो भी फॉर्म होगी, लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल, स्पीच, आपने कोशिश करनी है कि वो शॉर्ट रहे। एक ट्रेडिशन है कि जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो वो मैक्सिमम 30-40 वर्ड्स का हो, और जो कंक्लूजन हो वो 25-30-35 वर्ड्स का हो, या इन अदर वर्ड्स 3 to 4 लाइंस का इंट्रोडक्शन और 2 to 3 लाइंस का कंक्लूजन, लेकिन डिपेंड करता है डिफरेंट क्वेश्चंस पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इंट्रोडक्शन है इस 2 लाइंस लॉन्ग, तो उसमें क्योंकि ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी इन्फॉर्मेशन की। और याद रखें कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपने सवाए व्हेन एंड वेयर के, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल्स हो, इन तीनों में आपने व्हेन एंड वेयर के कोई चीज़ और नहीं लिखनी होती। कोई इन्फॉर्मेशन, किसी और कंटेंट पॉइंट को इलेबोरेट नहीं करना सवाए व्हेन एंड वेयर के, वेन्यू और टाइम ऑफ द इंसिडेंट को या इवेंट को। उसके अलावा और याद रखें कि एक और बात कि अगर आपसे क्वेश्चन किसी इवेंट के बारे में है, लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल, स्पीच, किसी भी इवेंट, कोई भी फॉर्म हो, अगर वो इवेंट के बारे में और आपसे व्हेन एंड वेयर का नहीं भी पूछा गया, तो आपने लाजमन लिखना है। इट्स मस्ट कि अगर आप किसी इवेंट के बारे में बता रहे हो तो यू मस्ट राइट
वेयर इट टुक प्लेस एंड व्हेन इट टुक प्लेस, तो ये आपने लाजमन बताना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ लेटर, दैट इज़ इनफॉर्मल लेटर. और इसके फॉर्मेट में और फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बस ये कि यहाँ आपने सैल्यूटेशन में इनफॉर्मल सा वर्ड यूज़ करना है. फ्रैंक सैल्यूटेशन होनी चाहिए, डियर फ्रेंड, डियर आमिर, डियर सारा, डियर अंकल, कॉमा लगाएं. और आखिर में योर फ्रेंड, बेस्ट विशेस, कॉमा लगा के योर नेम. आमतौर पे फर्स्ट नेम, सैल्यूटेशन में भी डियर के बाद फर्स्ट नेम या नेम ऑफ रिलेशन, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग जब आप करते हैं, वैलिडेशन देते हैं, तो वहाँ भी योर फ्रेंड, योर अंकल, रिलेशन बताकर या बेस्ट विशेस लिख के या टेक केयर जैसे एक्सप्रेशन यूज़ करके अपना फर्स्ट नेम उसके बाद लिख दिया करें. नो नीड टू राइट अ फुल नेम, वो ज़रा सा फॉर्मल अप्रोच आ जाती है. तो इसमें एक दूसरा डिफरेंस ये है कि ओपनिंग पैराग्राफ, जो फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, उसमें आपने लाजमन ग्रीटिंग्स देनी है. फॉर्मल लेटर्स में ग्रीटिंग्स बिल्कुल नहीं देनी. तो इनफॉर्मल में कोशिश करें कि कोई डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीटिंग दें. एक क्लिशे या ओल्ड फैशन या आउटडेटेड किस्म का ग्रीटिंग ना दें. आई होप यू आर फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन हेयर, सो आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, आई होप यू आर बिजी विद योर एग्जाम्स. तो इस किस्म के स्टार्टिंग करके आप इसको ज़्यादा से डिफरेंट टच दे सकते हैं. तो ट्राई टू अवॉइड क्लिशेज और आउटडेटेड एक्सप्रेशंस. और इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं, सेम इज़ द केस विद हेयर. तमाम डायरेक्टेड राइटिंग टास्क में आपने कंटेंट पॉइंट्स के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू कंटेंट पॉइंट्स आपने पैराग्राफिंग करनी है. और इस पर देखें, कोहेरेंस सीक्वेंस में है और एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के लिए जगह बना रहा है. पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन था और उसमें पर्पस ऑफ राइटिंग बताया, ग्रीटिंग्स थी. दूसरे में बताया कि व्हेन एंड हाउ द इवेंट वाज लॉस्ट. तीसरे में हाउ यू ट्राइड टू फाइंड इट. और फोर्थ पैराग्राफ में आप उसको ऑफर कर रहे हैं कि आई कैन रिप्लेस दैट फॉर यू या आई कैन पे यू फॉर दैट. और आखिर में जैसे मैंने बताया था, चाहे फॉर्मल लेटर हो, इनफॉर्मल लेटर हो, ग्रीटिंग्स फेयर्स, होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस देकर आप उसको वाइंड अप करते हैं, कंक्लूड करते हैं. और आखिर में एक इनफॉर्मल सा एक फ्रैंक एक्सप्रेशन देकर आप उसको क्लोज करते हैं, योर फ्रेंड बाबर. अच्छा जी, और ये आपके सामने आप कुछ एग्जांपल्स हैं कि हाउ टू स्टार्ट अ फॉर्मल लेटर. तो ये आप वीडियो पॉज करके अच्छी तरह पढ़ सकते हैं. दे आर वेरी यूजफुल एक्सप्रेशंस. इनको आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं. वीक बच्चे इनको कुछ याद भी कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन दे हैव टू गेट थ्रू बाय हुक और बाय क्रुक स्टडी वाइज. तो ये आपने इसको देखें गौर से, किस तरह स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मल लेटर को, और फिर ये आगे किस तरह इनको एंड कर रहे हैं. तो एक्सप्रेशंस आप मैच करके अकॉर्डिंग टॉपिक आप इनको यूज़ करेंगे और आप देखेंगे कि ये फॉर्मल राइटिंग्स हैं और इनमें कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ नहीं हो रहे. फॉर्मल लैंग्वेज है, टोन भी फॉर्मल, रिस्पेक्टफुल और पोलाइट है. और ये देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ हाउ टू बिगिन एन इनफॉर्मल लेटर. और इस पर आप देख सकते हैं कि ग्रीटिंग से स्टार्ट किया जा रहा है और एंड करते हुए भी ज़रा सा इनफॉर्मल स्टाइल यूज़ किया गया है. बस इसमें ये देखना आपने कि एक ज़रा सा लॉजिकल और एक प्रॉपर स्टार्टिंग हो, और लिंक करें आप अपनी ग्रीटिंग्स को पर्पस ऑफ राइटिंग से. तो ऐसा ना हो, आई होप दिस लेटर से लिखा, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, और साथ लिखा हो कि yesterday I went to a bookshop and there I came to know from one of my friends that someone was not well. तो डायरेक्ट पर्पस पे इस तरह लाना नहीं चाहिए.
कोई मुनासिब अंदाज में इसको बात को कहना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह एक इनफॉर्मल लेटर को स्टार्ट करते हैं और किस तरह इसको हम एंड करते हैं। देयर इज़ क्लियर डिफरेंस बिटवीन हाउ टू एंड, हाउ टू स्टार्ट और हाउ टू एंड एन इनफॉर्मल लेटर एंड अ फॉर्मल लेटर। सो अब हम अगली फॉर्म पे आते हैं, रिपोर्ट राइटिंग। और आपको इट्स गुड न्यूज़ फॉर यू that report writing and formal letter, they are 85 to 90% the same. इनकी बॉडी तकरीबन सेम होती है, बस इनका फॉर्मेट ज़्यादा सा डिफरेंट होता है। तो इसको आप फॉलो कर लें तो आपको रिपोर्ट राइटिंग के लिए कोई प्रॉब्लम या इशू नहीं होगा। आई रिपीट, फॉर्मल लेटर्स, नॉट इनफॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स एंड रिपोर्ट्स आर 85% to 90% द सेम। इसमें आपने सिर्फ क्या चेंज दोनों में करना है, फॉर्मेट्स। अब फॉर्मल लेटर स्टार्ट करते हैं तो हम डियर सर, लेकिन इसको हम स्टार्ट करते हैं द टू फ्रॉम सब्जेक्ट डेट। टू में आपने जिसको रिपोर्ट लिखनी है उसका नाम, फ्रॉम में अपना नाम, सब्जेक्ट में पर्पस ऑफ योर लेटर ऑफ राइटिंग द रिपोर्ट, और डेट में द डेट ऑन विच द रिपोर्ट इज़ बीइंग रिटन। डेट ऑफ इवेंट या इंसिडेंट नहीं लिखना, जिस डेट को रिपोर्ट लिख रहे हैं वो डेट आपने लिखनी है। और इसके बाद आपने इंट्रोडक्शन ही देना लेटर की तरह, आई एम राइटिंग दिस रिपोर्ट टू इन्फॉर्म यू, आई एम राइटिंग दिस रिपोर्ट टू गिव सजेशंस। बिल्कुल गलत है, ये लेटर स्टाइल है। अक्सर बच्चे इस तरह लिखते हैं और अनफॉर्चुनेटली टीचर्स उनको गाइड नहीं करते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको लेटर और आपको फॉर्मल लेटर और रिपोर्ट में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, तो इनमें डिफरेंसेस है फॉर्मेट का, हाउ टू स्टार्ट राइट द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, और इसी तरह क्लोजिंग में भी आपने लेटर की तरह नहीं लिखना, आई होप दिस रिपोर्ट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सिंपल सा, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो आपकी रिपोर्ट पूरी हो जाएगी। बिकॉज द पर्पज़ ऑफ अ रिपोर्ट इज़ टू गिव इंफॉर्मेशन और टू गिव सजेशंस। और इसमें यू डोंट हैव टू यूज़ इमोटिव लैंग्वेज, जो कि फॉर्मल लेटर्स में भी आप यूज़ नहीं कर सकते। फॉर्मल लैंग्वेज में आमतौर पर यू डोंट यूज़ इमोटिव लैंग्वेज, और इसमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है। लेटर्स में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल, लेकिन रिपोर्ट इज़ ऑलवेज फॉर्मल। सो आई रिपीट, फॉर्मल लेटर और रिपोर्ट राइटिंग दे आर क्वाइट द सेम एक्सेप्ट फॉर देयर फॉर्मेट्स। तो रिपोर्ट के दो फॉर्मेट्स होते हैं, एक तो टू फ्रॉम सब्जेक्ट डेट और फिर 3 to 5 पैराग्राफ्स, और दूसरा फॉर्मेट होता है कि आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मेट में हम टू फ्रॉम सब्जेक्ट डेट और आखिर में सिग्नेचर, और दूसरे फॉर्मेट में हम टू द प्रिंसिपल, जिसको लिखना है उसका नाम, सब्जेक्ट, 3 to 5 पैराग्राफ्स, और फिर योर नेम एंड द डेट ऑफ राइटिंग द रिपोर्ट। तो ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है, और यू कैन सी कि यू स्टार्ट स्ट्रेट अवे विद द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट, द सब्जेक्ट, और वो आपने मेंशन रिपीट नहीं करना कि दिस रिपोर्ट इज़ अबाउट द इंसिडेंट विच आई विटनेस्ड दैट डे, या आई एम राइटिंग यू दिस रिपोर्ट टू टॉक अबाउट या टू मेंशन या टू इन्फॉर्म यू अबाउट अ पर्टिकुलर इंसिडेंट। वो नहीं आपने करना। कोई इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लाइक फॉर्मल लेटर यूज़ नहीं करना, स्ट्रेट कम टू द डिटेल्स। आप देख रहे हैं कि ये इवेंट रिपोर्ट है, तो सीधा डेट से स्टार्ट हुआ है, डेट ऑफ द इंसिडेंट। तो जल्दी से आप इसको देख सकते हैं। ये फॉर्मेट है इसका, ये क्वेश्चन इसका इस तरह आता है, और इसमें अगर आप रिपोर्ट की जगह लेटर लिख देंगे और यहाँ पे स्टार्ट योर रिपोर्ट विद टू द प्रिंसिपल, स्टार्ट योर लेटर विद डियर सर, तो ये तकरीबन सेम चीज़ हो जाएगी सवाए इन फॉर्मेट के।
तो ये चीज़ आपने जहन नशीन रखनी है। इस वीडियो के आखिर में आपको मैं एक कंपैरेटिव स्टडी भी करवाऊंगा कि किस तरह एक क्वेश्चन को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑल द फॉर्मेट्स एंड फॉर्म्स। तो बड़ा आसान है, बार बार मैं आपको आई एम ट्राइंग टू रिमाइंड यू कि लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल, स्पीच जो भी हो, इसमें डिफरेंस सिर्फ फॉर्मेट्स का होता है और हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू एंड, बाकी पैराग्राफिंग इनकी सेम होती है अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन प्लान्ड। तो इसमें आप देख सकते हैं किस तरह फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की गई है। ये एक दूसरा सैम्पल है, इसको भी आप पॉज करके अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसको मैच कर सकते हैं इसकी क्वेश्चन से। The same question has been used for giving two formats. Then comes school magazine article, और school magazine article is a very important piece of writing, और इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल क्या होता है और स्कूल मैगजीन आर्टिकल क्या होता है। An article is usually written for a magazine or a newspaper, whereas a school magazine article is written for your school magazine. तो दोनों की ऑडियंस में डिफरेंस होता है। जो आर्टिकल की ऑडियंस होती है वो इट्स अ वाइड ऑडियंस, ऑलमोस्ट एवरी वन हु रीड्स दैट आर्टिकल द न्यूज़ और द रीड्स द न्यूज़पेपर। लेकिन इसमें जो स्कूल मैगजीन आर्टिकल होता है, इसकी ऑडियंस में हम स्टूडेंट्स को, टीचर्स को या स्कूल रिलेटेड डिफरेंट पीपल जो होंगे वो हमारी ऑडियंस होती हैं। तो यूजुअली द रजिस्टर इज सेमी फॉर्मल। तो इसका फॉर्मेट ये कि आपने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की टाइटल या हेडिंग बनानी है, और यूजुअली एक ट्रेडिशन है कि 1 to 5 वर्ड्स की, ज़्यादा लंबी ना हो, और उसमें कोशिश करना है कि अगर आपने हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करने हैं, इज़, एम, आर, डू, डज, हैज़, हैव, तो वो सिंपल सेंटेंस में आप यूज़ ना करें, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में यूज़ ना करें, उसको आप क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। सो आप ये नहीं कह सकते कि बुलिंग इज़ द ग्रेटेस्ट इशू, ये हेडिंग इससे बेहतर होगी, इज़ बुलिंग द ग्रेटेस्ट इशू, क्वेश्चन मार्क। तो ये हम आगे जाके मज़ीद देखेंगे किस तरह हेडिंग्स को हम बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद नेम ऑफ द ऑथर, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, और आमतौर पे हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि ये ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता और ना लिखा करें, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्मेट में। तो सिंपल सा आपने हेडलाइन देनी है, हेडिंग देनी है या टाइटल देना है, और फिर 3 to 5 पैराग्राफ्स। इंट्रोडक्शन हो, और इंट्रोडक्शन आर्टिकल का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी मैंने बताया था कि आर्टिकल शुड बी इंटरेस्टिंग बिकॉज यूजुअली एन आर्टिकल्स मेंट फॉर न्यूज़पेपर मैगजीन, और न्यूज़पेपर मैगजीन में आर्टिकल तभी बिकता है जब वो अच्छा लिखा गया हो, अट्रैक्टिव हो, हेडिंग ऐसी डल ना हो कि पढ़ने वाला आगे पढ़े ही ना। तो इसी तरह आपकी हेडलाइन भी सिर्फ समरी ना हो, उसमें अट्रैक्टिव वर्ड्स हों। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ, तो जिसको पढ़कर आप दिल करे कि आर्टिकल को पढ़ने का। तो इसमें भी एक अच्छी सी अट्रैक्टिव इंट्रोडक्शन हो, और फिर कंटेंट पॉइंट्स के मुताबिक इसको आप आगे बढ़ाएं। इट शुड बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग। इसको आप एसे राइटिंग नहीं समझना। एसे से डिफरेंट ये है कि एसे इज रिटन फॉर एकेडमिक पर्पसेस, ज़रा सा बोरिंग होता है, और आर्टिकल को आपने ज़रा सा इंटरेस्टिंग बनाना है, लाइवली बनाना है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ें। जितना आर्टिकल्स पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी कि आर्टिकल्स और एक सिंपल एसे में डिफरेंस क्या होता है। तो 3 किस्म की हेडलाइंस आप देख सकते हैं, जो 3 हेडलाइंस के एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अ सक्सेसफुल करियर, ये भी सही हेडिंग है, लेकिन इससे बेहतर हेडिंग आप लिखें हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। और द इंटरनेट भी हेडिंग साफ समझ आ रही है, लेकिन डू यू नीड टू बी कनेक्टेड, एक डिफरेंट मैसेज मिल रहा है। अ सेलिब्रिटी विजिट्स आवर स्कूल, और फिर आपने इसको बेहतर हेडिंग हो सकती है अ डे विद अ हीरो। तो पढ़ने वाले को मालूम हो जाएगा कि द पर्सन वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, जिसने कोई बड़ा काम किया कि इसको हीरो का नाम दिया गया। तो हेडिंग्स शॉर्ट हों, क्रिस्पी हों, अट्रैक्टिव हों, और ये क्वेश्चंस की फॉर्म में हो सकती हैं, या ये पॉइंट हो सकती है, सेंटेंस नहीं हो सकता।
तो headings are very important. Headings make the reader move forward and read the first paragraph. बल्कि कहना चाहिए फर्स्ट लाइन पढ़ता है पैराग्राफ की, और फर्स्ट लाइन जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की होती है वो इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि वो पूरा पैराग्राफ पढ़े, और इसी तरह फिर वो इतना इंटरेस्टेड अपना को फील करे कि वो पढ़ते जाए और पूरा जो आर्टिकल हो उसके बारे में कहते हैं कि इंटरेस्ट अराउज एंड सस्टेन्ड। जिस तरह हम नैरेटिव राइटिंग में कहते हैं कि एक बार रीडर का इंटरेस्ट अराउज हो जाए, वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे, तो वो एंड तक रहे। ये ना हो कि बीच में वो बोरिंग हो जाए या इट मे लूज इट्स इम्पोर्टेंस इन वार्मथ। तो नाउ लेट्स सी अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। ये एक स्कूल मैगजीन आर्टिकल का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह इसका रूब्रिक है, इंस्ट्रक्शंस हैं, 3 कंटेंट पॉइंट्स हैं, और differences again of the format. Your article should be lively, informative and should start with a suitable heading. Suitable heading मैंने बताया short हो और attractive to read हो, and it should give us a hint कि what the article is about और हमें attract करे introductory paragraph की तरफ to read further. और ये इसका सैम्पल है, आप देख सकते हैं कि सिमिलर टू द प्रीवियस राइटिंग्स किस तरह मैच किया गया है आउटलाइन को, कंटेंट पॉइंट्स को और पैराग्राफ्स को। तो पैराग्राफ्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू द कंटेंट पॉइंट्स। तो ये आपको याद दिला दूं कि अक्सर बच्चे, बल्कि ये मैं आपको हिंट दूंगा एक, और एक एडवाइस करूँगा, एक टिप दूंगा आपको मैं, कि अक्सर बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि आर्टिकल का, खासकर एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले। तो इतना टाइम नहीं होता। हम इन्हें कहते हैं कि तुम अगर परेशान हो रहे हो तो चलो भूल जाओ कि आर्टिकल लिख रहे हो, तुम एक ऐसे लिख दो, बस डू फॉलो द कंटेंट पॉइंट्स एंड पर्पस ऑफ राइटिंग, FAPs जो होते हैं हमारे। तो हम कहते हैं कि आप ऐसे लिख दो और डू नॉट ट्राई टू वरी अबाउट मेकिंग इट इंटरेस्टिंग। एक बड़ा कॉमन सेंटेंस हम यूज़ करते हैं, मैं अक्सर यूज़ कर रहा होता हूँ अपनी क्लास में, कि डू नॉट मेक योर राइटिंग इंटरेस्टिंग एट द कॉस्ट ऑफ एक्यूरेसी एंड रेलिवेंसी। इंटरेस्टिंग बनाते बनाते कहीं इरेलीवेंट ना हो जाना, क्वेश्चन कुछ हो और आंसर कुछ हो, या इंटरेस्टिंग बनाते बनाते अक्सर बच्चे बड़ी अजीबोगरीब वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, बड़े थिक हैवी वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स यूज़ ना करना जो आपकी राइटिंग को, आप राइटिंग की फ्लुएंसी डिस्टर्ब करें, पढ़ने में मुश्किल आए, समझने में मुश्किल आए, एग्जामिनर्स को प्रॉब्लम हो आइडियाज़ ग्रैब करने में। तो आपने एग्जामिनर के लिए आसानी रखनी है और रीडर के लिए आसानी रखनी है। तो ऐसी राइटिंग करनी है जो रेलेवेंट हो और एक्यूरेट हो। इंटरेस्टिंग से मुराद ये नहीं कि पढ़ के कोई इट शुड ब्रिंग सम स्माइल ऑन द फेस ऑफ द रीडर और द एग्जामिनर, कि पढ़ के रीडर आगे पढ़ना चाहे और वो फील करे कि ये इट्स समथिंग डिफरेंट। तो जैसे ये फर्स्ट लाइन है, 7th of October this year marked the unforgettable return of Mr. Faisal Naeem to Pakistan from the USA, who secured a place in everybody's heart after gallantly saving his student Abdullah Junaid from the hands of a kidnapper in New York. तो ये एक बहुत अच्छी स्टार्टिंग है। एक कॉमन राइटर अगर लिखेगा तो शायद ऐसा लग सके कि मिस्टर फैसल नईम, a teacher of so and so school, arrived at the airport on 7th October and he was welcomed warmly because of his great efforts of saving his student Abdullah Junaid. ठीक है ना? तो वो एक सिंपल स्टाइल में, एक ट्रेडिशनल स्टाइल में लिखेगा। लेकिन जो आर्टिकल राइटर होता है, he always tries to be different from the other writers. तो इसकी प्रैक्टिस स्कूल में की जाती है। अगर आप आज आर्टिकल राइटिंग सीख रहे हैं तो मैं आपको स्ट्रिक्टली कहूँगा कि भाई डोंट गो फॉर डिफरेंट और इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ राइटिंग, आप ऐसे लिख दें। अगर आप आज एग्ज़ाम से चंद दिन पहले आर्टिकल सीख रहे हैं या आपको आर्टिकल राइटिंग नहीं आती, तो आप सिंपल ऐसे लिख दें। आई एश्योर यू कि अगर आपने रेलेवेंट लिखा है और आपने एक्यूरेट लिखा है तो आपके अच्छे खासे A
तो कम अज़ कम आ जाएगा। अगर आपने रेलिवेंट लिखा है, एक्यूरेट लिखा है, पैराग्राफिंग प्रॉपर की है और एक अच्छा से बना के अच्छी छोटी सेटिंग दे दी है, तो वो भी समझेंगे आर्टिकल ही है, वो ऐसे भी आपके लिए आर्टिकल का काम दे जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू। आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी फॉर्म है डायरेक्ट राइटिंग टास्क का, स्पीच राइटिंग। और अ स्पीच इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग रिटन टू बी डिलीवर टू एन ऑडियंस। इसके लिए हमारी ऑडियंस होती है, तो हम जो बात कर लिख रहे होते हैं वो ऐसा होगा जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बात करते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो स्पीच राइटिंग को डिफ्रेंशिएट करती है अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग इन डायरेक्टेड राइटिंग टास्क, वो है पैराग्राफिंग। और इसमें आपने सेवरल पैराग्राफ्स बनाने हैं। आमतौर पे स्टूडेंट्स की जब हम समराइज करते हैं पूरा सिलेबस को ओ लेवल्स का और किसी हद तक ए लेवल्स में भी, तो हम उन्हें कहते हैं कि स्पीच राइटिंग एंड नैरेटिव राइटिंग या स्पीच राइटिंग एंड स्टोरी राइटिंग, इन दोनों में आपने सेवरल पैराग्राफ्स बनाने हैं। ओ लेवल्स में हम बच्चों को कहते हैं कि एटलीस्ट 6+ पैराग्राफ्स हों आपके कंटेंट पॉइंट में, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपने नैरेटिव करनी हो तो उसमें एटलीस्ट 10+ पैराग्राफ्स हों। अगर आप बड़े बड़े 4-5 पैराग्राफ्स बना देंगे तो वो देख कर ही इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है रीडर का। तो पैराग्राफिंग इज़ द की टू क्रिएटिंग इंटरेस्ट फॉर द रीडर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पीच राइटिंग का फॉर्मेट सिंपल भी है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसको हम कहते हैं ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन। और आपने स्पीचेस सुनी होंगी कि उसमें पहले हम ग्रीट करते हैं ऑडियंस को, और जो भी एग्ज़ाम में हमें स्टार्टिंग लाइन दी जाती है उसको फॉलो करते ग्रीट करते हैं, और फिर वी इंट्रोड्यूस द राइटर इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और फिर उसके बाद दे इंट्रोड्यूस द पर्पस ऑफ राइटिंग। और जो आमतौर पे द पर्पस ऑफ राइटिंग होता है उसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं, व्हाट यू वांट टू से इन द स्पीच, ठीक है ना। इसका एग्जांपल हम आगे से देखेंगे। बॉडी पैराग्राफ्स में 6+ पैराग्राफ्स हों जो 3 कंटेंट पॉइंट्स को इलेबरेट कर रहे हों और सपोर्टिंग मटेरियल देकर, और हर सेंटेंस, हर पैराग्राफ में एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस हो जिसे हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, जो उस पैराग्राफ के बारे में हो। बाज़ औक़ात द पैराग्राफ्स आर वन लाइनर्स, एक लाइन का पैराग्राफ होता है टू क्रिएट इफेक्ट्स। तो ये भी आपको मेरे सैम्पल्स में नज़र आएगा। और आप जितनी अच्छी स्पीचेस पढ़ें उनमें पैराग्राफ्स रेंज फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम, और ख़ासकर ओ लेवल्स में आपने स्पीचेस में लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं बनाने। कंक्लूजन में आपने समराइज़ करना है अपने टॉपिक को, और इसमें you should thank the audience for giving their time and ears, और एक पॉजिटिव एंड करना है आपने। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन इसका। लेकिन क्वेश्चन पे आने से पहले एक लास्ट चीज़, जो चीज़ स्पीच राइटिंग को डिफ्रेंशिएट करती है डिफरेंट अदर फॉर्म से, वो है स्पीच टूल्स। आपने स्पीच राइटिंग में स्पीच टूल्स यूज़ करने हैं। फॉर एग्जाम्पल रेपिटेशन, आमतौर पर रेपिटेशन इज़ एन एरर इन इंग्लिश, एक वर्ड को रिपीट नहीं करते, लेकिन स्पीच राइटिंग में इट्स अ स्किल। तो स्पीच राइटिंग आमतौर पर स्टार्ट करते हैं, रेपिटेशन इस तरह होती है कि 3 sentences short sentences starting with the same wordings. I hope this effort will bear fruits. I hope this effort will get you to a great success. I hope this effort will have a better future. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉमन स्टूडेंट के लिए एग्जाम्पल दी है। तो इसके अलावा रिटोरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन दैट इज़ नॉट मेंट फॉर आंसर्स। जैसे किसी टॉपिक पर कह सकते हैं डोंट यू वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन, तो कोई भी नहीं कहेगा नो आई डोंट वॉन्ट टू बी। तो ऐसे क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं पूछे जाते, दे आर यूज फॉर एम्फोसिस, उसे कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। फिर इन्फॉर्मेशन देनी है आपने, और इसमें मोटिव लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो फिगरेटिव लैंग्वेज, मेटाफर, सिमिलीज वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसके डिफरेंट एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको उसको समझने में हेल्प मिलेगी। नाउ यू हैव a sample speech attempt in front of you. आप देख सकते हैं फॉर्मेट क्वेश्चन का सेम है, रूब्रिक एंड 3 कंटेंट पॉइंट्स, और फिर स्टार्टिंग लाइन
रिक्वायरमेंट ज़रा सी डिफरेंट है। स्टार्ट योर स्पीच, प्रिंसिपल, गेस्ट, टीचर्स एंड फेलो स्टूडेंट्स। तो ये बड़ी कॉमन एक प्रॉब्लम मिस्टेक है कि स्टूडेंट्स रूब्रिक फॉलो नहीं करते। यहाँ लिखा हुआ है तो कई स्टूडेंट्स हम देखते हैं स्पीच राइटिंग में वो यूज़ कर रहे होते हैं डियर टीचर्स। तो हम उन्हें सख्ती से कहते हैं कि डू नॉट चेंज इवन अ सिंगल लेटर इन द रूब्रिक। आपने रूब्रिक को फॉलो करना है और स्टार्टिंग स्टेटमेंट जो भी हो, एक्सप्रेशन हो, फ्रेज हो, आपने उसको चेंज नहीं करना। अगर यहाँ लिखा हो डियर स्टार्ट योर स्पीच डियर प्रिंसिपल, तो डियर प्रिंसिपल स्टार्ट करनी है, तो उसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। प्लीज़ डू नॉट चेंज एनी वर्ड इन द गिवन स्टार्टिंग स्टेटमेंट एक्सप्रेशन। आप देख सकते हैं इसका फॉन्ट छोटा किया हुआ है क्योंकि पैराग्राफिंग इसकी डिफरेंट है। और इसमें आप नोट करेंगे कि कंटेंट पॉइंट को आपने अच्छी तरह पढ़ना है इस वीडियो में, और फिर आपने इसके आंसर को पॉज करके गौर से पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि जस्ट लाइक द प्रीवियस आंसर्स, इसको भी डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट किया गया है सो दैट यू मे मैच द कंटेंट ऑफ द आंसर विद द कंटेंट पॉइंट्स। और इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो देखें आपके रेपिटिशन स्टार्ट हो रही है। लेट्स जॉइन हैंड्स टू मेक दिस सिटी ग्रीन एंड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। लेट्स जॉइन हैंड्स टू मेक दिस कंट्री ग्रीन एंड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। लेट्स जॉइन हैंड्स टू मेक दिस वर्ल्ड ग्रीन एंड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। ये रेपिटिशन है और इसके नीचे दो रिटोरिकल क्वेश्चंस हैं। Who would disagree with the wish of mine, yours, and every human being on the earth? Who would not like to see our city, our homeland, and our Mother Earth cleaner and greener? तो ये चीज़ इसमें फिर एड्रेस किया गया है ऑडियंस को। और जिस तरह मैंने पहले बताया था कि इंट्रोडक्शन है, ग्रीटिंग्स हैं, और फिर उसके बाद टॉपिक का इंट्रोडक्शन है जो थीसिस स्टेटमेंट भी है, और फिर 3 कंटेंट पॉइंट्स में कंटेंट पॉइंट्स को पैराग्राफ्स में इलेबरेट किया गया है। और फिर आप देख सकते हैं देयर डिफरेंट लेंथ्स ऑफ पैराग्राफ्स। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए और पैराग्राफ स्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए। कोशिश करें कि सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस यूज़ ना करें किसी भी पार्ट में, सेक्शन 1 सेक्शन 2 में, बल्कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कभी कभार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी यूज़ कर लिया करें। इससे आपकी राइटिंग में वैरायटी आती है सेंटेंस स्ट्रक्चर की। और इस तरह पैराग्राफ्स भी लंबे लंबे ना बनाएं, शॉर्ट टू मीडियम अकॉर्डिंग टू द पॉइंट यू वांट टू एलेबरेट। तो ये देख सकते हैं इसकी एंडिंग। आई होप माई वर्ड्स विल नॉट गो वेस्ट एंड टुगेदर वी विल मेक अ चेंज। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आई होप टू सी यू ऑल मेकिंग एन एफर्ट एंड मेकिंग द एनवायरनमेंट ग्रीनर। थैंक यू। एक प्रॉपर स्पीच का एंडिंग है। और अगर आप ये स्पीच रूल्स निकाल देंगे, ग्रीटिंग्स, इंट्रोडक्शन, फिर रेपिटेशन, रिटोरिकल क्वेश्चन, तो दिस राइटिंग विल लुक लाइक एन एसे। तो डोंट मेक योर स्पीच रीड लाइक और लुक लाइक एन एसे। इट शुड बी फेल्ट लाइक अ स्पीच, समवन इज स्पीकिंग टू यू। तो अब लास्ट में मैं जल्दी से आपको बताऊंगा कि आपने अगर अपनी एग्ज़ाम की बेहतरीन प्रिपरेशन करनी है तो आप इनका कंपैरेटिव स्टडी करें। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि 75 to 80% ये सेम है। इन सब के पैराग्राफिंग एक जैसी होती है। स्पीच की पैराग्राफिंग ज़रा सी डिफरेंट है कि उसमें बाज़ का हम 1 लाइनर्स भी 2 लाइनर्स भी लगा सकते हैं टू गिव एम्फोसिस टू आवर सब पॉइंट्स। तो उसके अलावा सबकी पैराग्राफिंग सेम है, बस डिफरेंट फॉर्मेट्स में है। तो आप यहाँ अपनी वीडियो को पॉज करके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको पढ़ सकते हैं, और ये टॉपिक्स आपको तैयार करने चाहिए। आमतौर पे मार्केट्स में कुछ बुक्स अवेलेबल हैं, उनमें से एक बड़ी कॉमन बुक है रेड स्पॉट की। रेड स्पॉट में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ का तो उन्होंने रिपोर्ट्स को लेटर्स के तौर पे स्टार्ट किया हुआ है, और स्पीच में स्पीच रूल्स नहीं है। वरना हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि बेटे अगर टाइम कम है तो रेड स्पॉट लेके उसमें से आंसर्स पढ़ के कंटेंट पढ़ो, देखो किस तरह पैराग्राफ को बिल्डअप किया जाता है, बनाया जाता है, और
पैराग्राफ को लिंक किए जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो वहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आपको पास्ट पेपर सूरत में मिल सकते हैं एंड दैट विल हेल्प यू लॉट। वीक स्टूडेंट्स के लिए उसकी वोकेबलरी टफ है, तो वो उसके लिए जो डिफरेंट बुक्स हैं ऐसे कि वो आप देख सकते हैं। मैंने कुछ सैम्पल्स शामिल किए जो हेल्प करेंगे, ये टॉपिक्स आप तैयार करें। और ये एक तरह का आपके लिए कमिंग एग्जाम्स के लिए गेस भी है कि अगर आप इन टॉपिक्स को जो सेक्शन 1 की वीडियो में है और कुछ टॉपिक्स जो सेक्शन 2 की वीडियो में है उसको अगर आप फॉलो कर लें तो आप इजीली सेक्शन 1 की वीडियो में और सेक्शन 2 पेपर 1 की वीडियो में जो नैरेटिव राइटिंग का वीडियो आप देखेंगे आगे, तो इनमें जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं एज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आप इजीली एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और इनको आप एक गेस समझ के एटलीस्ट प्रिपेयर दीज टॉपिक्स। तो ये टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं। और इसके बाद एक मैंने क्वेश्चन को यूज़ किया है फॉर ऑल द फॉर्म्स। अब आप देख सकते हैं ये एक लेटर है। A very popular teacher is leaving your school to move overseas. Write a letter to a friend to friend in this regard. You must include the following: the name of the teacher and where the teacher is going, why your teacher is moving, what you and the classmates will miss about the teacher. तो ये आपके सामने कंपैरेटिव स्टडी का फर्स्ट फॉर्म है। मैंने यहाँ एक ही क्वेश्चन को 4 डिफरेंट फॉर्म्स में जो आपका सिलेबस में है, लेटर्स, रिपोर्ट्स, आर्टिकल, स्पीचेस, इनमें यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस आता है जब आप इसको अटैम्प्ट करते हैं एज ए डिफरेंट फॉर्म। तो एज ए लेटर में आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और यहाँ आप देखेंगे कि ये लेटर है और किस तरह ये एंड हो रहा है। इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। रिपोर्ट कैसे है, फॉर्मेट में डिफरेंट आ रहा है। और जैसे कि मैंने बताया था कि फॉर्मल लेटर एंड रिपोर्ट का बस फॉर्मेट डिफरेंट होता है ज़रा सा, और स्टार्टिंग और एंडिंग, वरना इनके बॉडी पैराग्राफ्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसको आप सुकून से बैठकर बाद में पॉज करके देख सकते हैं और एग्ज़ाम से एक दिन पहले इसको बार बार देखें। लास्ट मिनट प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। ये एज आर्टिकल यूज़ हुआ है, सेम क्वेश्चन, हेडलाइन और एक इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग है। और ये फिर एज अ स्पीच यूज़ हुआ है। देखिए रूब्रिक को फॉलो किया गया है, रेपिटेशन यूज़ हुई है, रिटोरिकल क्वेश्चन यूज़ हुए हैं और एक नज़र देख के लगता है कि ये स्पीच है। लेटर आप पढ़ें तो फ़ौरन मालूम हो जाए कि लेटर है। और ये लास्ट में एक कंपैरेटिव सैम्पल्स हैं फॉर्मल लेटर एंड रिपोर्ट राइटिंग। जैसे बताया था मैंने आपको कि एक दूसरा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द लास्ट 12 months the number of tourists visiting your local area has increased a lot. This has brought both advantages and disadvantages. Write a letter to the editor of a newspaper giving your opinion about the large increase in tourism. Write your letter. You must include the following. फिर ये first point is advantages, second is disadvantages, and third is which one of the disadvantages in your local council should deal with first and how they should deal with it. और इसमें you have to start with dear editor. और अगर इसी क्वेश्चन को आप रिपोर्ट के तौर पर देखते हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल करूँगा क्योंकि आप बाद में पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए बड़े हेल्पफुल रहेगा आपको ये। रिपोर्ट में जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन सेम है, बस उसमें राइटर लेटर के बजाय राइटर रिपोर्ट है। तो टू फ्रॉम सब्जेक्ट डेट, फिर 3 to 5 बॉडी पैराग्राफ्स। इसमें टॉपिक को मज़ीद सब डिवाइड किया गया है इसलिए पैराग्राफ ज़्यादा हैं। और फिर आखिर में सिग्नेचर या फुल नेम, और ये फिर रिपोर्ट क्लोज हो रही है। अब आप इसकी एंडिंग देखें। अगर
रिपोर्ट लेटर लिखा गया, तो लेटर में लिखा गया है आई होप द लोकल काउंसिल विल प्रायोरिटाइज द एड्रेसिंग द एनवायरमेंटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज़। इसी बात को रिपोर्ट स्टाइल में एंड किया गया है by taking proactive steps to mitigate these challenges, the Council can ensure that our local area remains a welcoming and sustainable destination for both residents and tourists. तो बात वही होती है, जस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग चेंज होता है रिपोर्ट्स में और फॉर्मल लेटर्स में, अदरवाइज दे आर 85 to 90% द सेम। तो डियर चिल्ड्रन, आई होप यू हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो, और ये वीडियो आपको बड़ा हेल्प करेगी इन योर प्रिपरेशन फॉर O लेवल इंग्लिश 1, 1, 2, 3 पेपर 1 सेक्शन 1।